जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारा सा क्लास में। तो आज का हमारा क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत 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 ही ज़्यादा, क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें आपका सिद्ध करने के लिए पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो तमाम बच्चे हैं इससे डरते हैं कि सिद्ध होता कैसे है, कैसे होता है, कैसे होता है। तो हम आज आपको इतना सरल भाषा में, इतना आसान तरीका से सिखाएंगे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, एकदम 100% समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल इस क्लास को मिस मत कीजिए। आपका एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, एक क्लास में आपका 2 से 4 नंबर क्लियर है। कभी कभी 2 नंबर पूछता है तो कभी कभी 4 नंबर में, तो एक क्लास से आपका 4 नंबर कंप्लीट हो रहा है। तो और क्या चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमारा NCERT सॉल्यूशन होगा बाबू, NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3, और यह होने वाला है बिल्कुल 1 शॉट, मतलब एक क्लास में स्वाहा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बाबू समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है कि नहीं है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है क्या, पहले हम अपना कलर तो ले लें। कलर लेना बहुत ज़्यादा क्या है बाबू, ज़रूरी है। चलिए देखिए सबसे पहले कहता है कि हमारा अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहली बात बाबू कि अपरिमेय संख्या को हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं है। अपरिमेय संख्या आखिरकार होता क्या है, इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो कहते देखिए बाबू, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता तो है, लेकिन जहाँ Q का मान क्या होता है, 0 होता है। और जैसे में ये हो गया हमारा 3/0, ये क्या एक है, अपरिमेय संख्या। और एक और बात है, जो हमारा रूट में रहे, क्या में रहे, रूट में रहे, और जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे मैं √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। अब बताओ बाबू, ये सब हमारे टोटल क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मतलब कि रूट के अंदर तो है, लेकिन उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। निकलता है, नहीं निकलता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय कहते हैं। तो यही हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि क्या बताना है, कि जो हमारा √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग अब सिद्ध करना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग हल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, हल, मतलब कि सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ दिया हुआ रहेगा उसके विपरीत आपको मानना है। विपरीत का मतलब बिल्कुल उल्टा, है कि नहीं। आपके पिताजी बोले कि बाबू चलो पढ़े, लेकिन मैं क्या करते हो कि पिताजी बोले पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, इसका विपरीत ये हो गया। हम आपको बोले बाबू कल याद करके आओ, तुम याद करके नहीं आए, इसका विपरीत हो गया, उल्टा शब्द। तो अपरिमेय को उल्टा होता है परिमेय, इरेशनल का अपोजिट होता है रेशनल, ठीक है। मतलब कि अपरिमेय संख्या को हम उल्टा क्या मान सकते हैं, परिमेय संख्या मान सकते हैं। तो लिख लें कि माना कि √5 क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं? जब कोई दिक्कत नहीं है तो इतना से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब क्या लिखेंगे तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि देखिए जब हम लोग √5 को क्या माने हैं, परिमेय माने हैं, तो परिमेय का जनरल फॉर्म क्या होता है, P/Q होता है। तो लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं कि हाँ, लिख सकते हैं कि √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे P तथा Q सह अभाज्य गुणनखंड है या सह अभाज्य पूर्णांक है। तो लिख देंगे, बोलिए, चेंजिंग स्टॉप करो बाबू, पोस्ट करो वीडियो। कि हम लोग इसको मान सकते हैं बाबू कि जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब आप लोग के दिमाग में यही बात चल रहा होगा कि सह अभाज्य पूर्णांक आखिरकार कहते किसे हैं, है कि नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 आता है उसे ही क्या कहते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक, है कि नहीं है। देखिए, जैसे हम P का HCF ज्ञात करते हैं, तो P का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो कितना बार में कटेगा, P से 1 बार में। तो मतलब P बराबर हमारा कितना आया, P गुने 1 आया, कोई दिक्कत। अब हम लोग Q का निकालते हैं, तो Q का गुणनखंड अगर हम निकालते हैं बाबू, तो क्या बार में, Q बार में 1 आ गया था, कितना, मतलब Q इक्वल टू Q गुने 1। अगर दोनों का हम HCF ज्ञात करते हैं, कितना, P का HCF ज्ञात करते हैं तो P गुने 1, Q का ज्ञात करते हैं तो कितना होगा वो, Q गुने 1। तो HCF क्या कहता है, HCF क्या कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, मतलब कि दोनों में कॉमन पार्ट होना चाहिए। इसमें P है क्या, इसमें P है नहीं, इसमें Q है क्या, इसमें Q है नहीं, लेकिन 1 1 दोनों में है कि नहीं है, 1 1 दोनों में है कि नहीं है बाबू, है। तो इसलिए हमारा P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब कि जिसका HCF 1 आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सह अभाज्य पूर्णांक है। कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा देते हैं। हम आपको छोटी से छोटी बात एकदम बताते हुए चलेंगे, तथा और बस इतना ही आपको लिखना है कि और Q का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, मतलब Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग क्या माने हैं, परिमेय माने हैं। तो परिमेय में कहता है कि हमारा Q बराबर 0 नहीं रहता है, तो इसी को लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिए क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कहते कितना, 1 तिरछा तिरछी गुना, तो Q√5 बराबर कितना, P। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। तो दोनों ओर क्या कर लेंगे हम लोग, वर्गमूल करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो लिख दीजिए कि दोनों तरफ क्या कर रहे बाबू, वर्ग करने पर कोई दिक्कत, यहाँ तक दोनों तरफ क्या किए, वर्ग किए, तो कर लीजिए। तो कितना होगा बताइए, कुछ बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ है ये, हाँ वो इसे फा हम देते हैं, देखो इसे फा देते हैं, है कि नहीं है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, तो कितना होगा, Q√5 का दी होल स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका स्क्वायर कर दे, कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, और स्क्वायर से उठ कितना 5 होगा सिर्फ, यहाँ कितना P स्क्वायर। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बाबू, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत है। चलिए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट पे तुम लोग को हम समझाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग को कुछ हम समझाना चाहते हैं रफ में। क्या समझाते हैं कि अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं कि Q² 5 बराबर P स्क्वायर, उधर कीजिए, तो Q² बराबर P² बटा 5। देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकलता है, यदि 5 जो है
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी काट सकता है। अब इसको समझिए ध्यान से कैसे होता है कि नहीं है। कहते हैं ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब सोचिए कैसे। पी के जगह पे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी लीजिए संख्या। जिसे में ले लेते हैं हम लोग यहाँ 3 और इस पर स्क्वायर और नीचे भी क्या करते हैं 3 देते हैं। ठीक है, अपने मन से 3 मान लिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 9/3। मतलब कि कितना आया 3 आया कि नहीं आया। मतलब कि पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अगर इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो कितना बचेगा 3/3। क्या अब सिर्फ पी को नहीं काट रहा है, हम पी बराबर कितना उठाएं 3 उठाएं तो क्या नहीं काटा, काटा। तो यही बात यहाँ पे लिखना रहता है, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि यदि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है 5 पी को भी विभाजित करेगा। लिख देते हैं कि करेगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आया कि यदि 5 जो हमारा है पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए जब लिखेंगे कि जब 5 जो है पी को विभाजित करता है, ये 5 जो है पी को विभाजित करता है तो हमारे पास एक नया अंक आता है, नया संख्या आता है। जैसे देखो ना बाबू, यहाँ 3 के स्क्वायर को हम लोग विभाजित किए थे 3 से, तो 3 3 आई 9 और यहाँ देखिए तो कितना आया था 3 आया था। इन दोनों के अतिरिक्त कोई एक नया चीज़ आया है कि नहीं आया है, आया है। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर इसको विभाजित करता है तो हमारे पास एक नया टर्म बनता है जिसको हम लोग मान लेते हैं n। क्या मानते हैं n, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो लिख देंगे कि जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है चाहे धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। बिल्कुल आसान से आसान तरीका से बता रहे हैं बाबू, इससे ज़्यादा आसान हो ही नहीं सकता है। इससे ज़्यादा सबसे पहले ये परिमेय था तो हम क्या माने परिमेय, अपरिमेय था तो परमेय माने। जब परमेय माने तो p/q के रूप में लिखना जरूरी है। जहाँ p तथा q क्या सहअभाज्य पूर्णांक क्या कैसे होता है, जिसका मसा कितना होता है 1 होता है। इतना तक कोई दिक्कत। अब क्या कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम दोनों तरफ क्या कर लिए वर्ग कर लिए। तो वर्ग किए तो q का q स्क्वायर, अब देखिए रूट से स्क्वायर खत्म कितना 5 बराबर के बराबर पी स्क्वायर के पी स्क्वायर। को दिक्कत। अब हम देखते हैं कि 5 को इधर भेजे थे, 5 को अगर हम इधर भेजते हैं तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं कि जब हमारा 5 p को विभाजित करता है तो हमारे सामने एक नया टर्म बन के आता है, एक नया टर्म बन के आता है जिसको क्या कहते हैं n कहते हैं। जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे हम लोग कोलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं कि हमारा यहाँ तक बन गया। चलिए अब हम लोग इसके आगे, तो इसके आगे बाबू बस हम लोग चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे बस इसको लेकर के चलना है बाबू, इसको लेकर चलना है। p/5 बराबर n। याद रखिए कितना है, बताइए कितना था, कितना था आप लोग बताइए। था कि p/5
5 बराबर n था। यहाँ तक कोई दिक्कत था नहीं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बबुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, P बराबर 5n होगा, P बराबर 5n होगा। समीकरण यहाँ पे मान लेंगे हम लोग दूसरा, क्योंकि हम लोग समीकरण पहला मान करके बना चुके हैं बाबू, क्योंकि हम लोग समीकरण पहला करने गया था जी। यहाँ हमारा बाबू समीकरण पहला था, कितना था, पहला, मानना भूल गए थे, है कि नहीं है। तो हमारा समीकरण पहला, कोई दिक्कत। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए और ध्यान दीजिए कि हमारा कितना है कि P बराबर 5n है, P बराबर 5n है। अब क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि P का मान हम लोग रख सकते हैं, P का मान हम लोग निकाले हैं बाबू। तो देखिए P बराबर निकाले हैं Q स्क्वायर बटा 5, Q स्क्वायर बटा 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए P स्क्वायर है ना जी, तो P का मान हम लोग कितना निकाले हैं, P का मान निकाले कितना, इतना निकला है कि नहीं निकला है बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ में आया ना। कहाँ गिल था, खाना हो गया, और कहाँ रह गया उपकार, तुम साथ ही ना गया था जी। आए अब नहीं आएगा। चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। P का मान हम लोग कितना रख सकते हैं वो बताओ तो। P का मान तो हालांकि हम लोग निकाले भी नहीं है अभी तक। P बराबर 5n, ठीक है। तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ रख दीजिए क्या कि P का मान, हम कलर चेंज करते हैं कि P का मान, किसका, P का मान, P का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बाबू बताइए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो P बराबर 5n लिख ले हैं। तो P का मान हम लोग देखिए, P, इसको नहीं देखिए, समीकरण 1 लेके आइए। समीकरण 1 है कितना तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो Q स्क्वायर बराबर 5, देखिए Q स्क्वायर 5 बराबर P स्क्वायर। याद रखिए कितना है कि Q स्क्वायर 5 बराबर P स्क्वायर था, है कि नहीं बाबू, इतना ही है ना। अब क्या कर रहे हैं कि P का जो मान है समीकरण कितना में रखें, 1 में। तो 1 यही ना था हमारा समीकरण, तो रख दीजिए कि Q स्क्वायर 5 बराबर P कितना है, तो 5n का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए तो कितना हो गया यहाँ पे, Q स्क्वायर 5 बराबर 25n स्क्वायर। तो 5 को इधर भेज सकते हैं, तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 25n स्क्वायर बटा कितना, 5, 5 5 25। तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया वो, 5n स्क्वायर। देखिए वही वाली बतिया फिर हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, Q स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर, यही बात यहाँ था। देखिए तो आप लोग ध्यान से था ना कि देखिए 5Q स्क्वायर और P स्क्वायर, इस बार है कितना, P स्क्वायर, और पिछला बार क्या था, n, इस बार कितना है, n स्क्वायर। यहाँ पे था P स्क्वायर, वहाँ पे कितना है, n स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कि जब, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि यदि 5 जो हमारा है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 हमारा Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है Q को भी काट दे सकता है, कोई दिक्कत। तो यही बात हमको यहाँ लिखना है, यही बात लिखना है, लिखना है कि यदि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है Q को विभाजित
करेगा। करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? बता सकते हो बाबू अगर समझ में नहीं आया तो? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अगर हमारा 5 जो है, 5 जो हमारा, देखो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर, तो इधर लेके आएंगे देखे तो ना, क्यू स्क्वायर बटा 5। अगर 5 क्यू स्क्वायर को काटता है तो 5 क्यू को भी काट सकता है। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो जब कहते हैं कि अब यदि 5 जो है Q को काटता है तो हमारे पास एक नया संख्या बन के आता है, जिसका नाम क्या रख देंगे? m रख देंगे। क्या रख देंगे? m। जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक कर लोगे? चलिए, इसको प्रैक्टिस किए बिना नहीं होगा बाबू, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आप लोग को। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अपना निश्चित है कि बनना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ कितना था हमारा बताइए तो, कि क्यू स्क्वायर क्यू बटा 5 बराबर m। तो अगर लेते हैं तो m क्यू बराबर 5m। समीकरण थर्ड। चलिए बस इतना ही था। अब हमारा क्या हो गया? बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया। अब सोचो कैसे बना है इसे समझिए। अब हम लोग यहाँ पे संबंध निकालते हैं बाबू, ठीक है? समीकरण 2 और 3 को देखते हैं, ठीक है? किसको देखते हैं? समीकरण 2 और 3 से, समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर, मतलब कि तुलना कर रहे हैं। समीकरण कितना है? P बराबर 5n, Q बराबर कितना था? 5m है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए जब हम स्टार्टिंग में बना रहे थे तो हम क्या माने थे कि P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब जिसका HCF कितना आ रहा है? 1 है। HCF कितना था? 1 था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं अपने आँखों से कि देखिए P तथा Q तो सह अभाज्य पूर्णांक है, लेकिन उसका गुणनखंड अबरी हमनी के गलत आ गया, दूसरा आ गया है। सोचिए कैसे? हम लोग गुणनखंड क्या करते हैं? अगर हम 3 का गुणनखंड निकालते हैं, सॉरी 3 नहीं, अगर हम 9 का गुणनखंड करते हैं तो यही ना आता है बाबू, 3 गुने 3 आता है। अगर 6 का करते हैं तो 3 गुने 2 आता है, चाहे 2 गुने 3 कह लो। फिर कितना? 12 के अगर करते हैं तो कितना आएगा? 2 गुने 3 आएगा। मतलब इन्हीं का तो सब गुणनखंड रहता है। तो उसी तरह से मान लेंगे हम लोग, ये जो Q है P का ही क्या है? गुणनखंड है 5 गुने n है, और Q ही गुणनखंड क्या है? 5 गुने m है। तो अगर हम इसका HCF ज्ञात करते हैं तो HCF ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों कॉमन पार्ट है, तो इसका HCF क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। लेकिन हम लोग माने कितना थे? 1। क्या माने थे? 1 माने थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए अब हम अब हम लोग यहाँ से प्रमाण लिख देंगे। प्रमाणित क्या लिखेंगे? प्रमाण। हम लोग प्रमाण किए हैं कि नहीं किए हैं? एकदम किए हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे कि देखिए शुरू में हम लोग स्टार्टिंग में क्या माने थे बताइए? देखिए हम लोग प्रारंभ में P तथा Q को सह अभाज्य पूर्णांक क्या किए थे? माने थे या कल्पना किए थे? क्या किए थे? कल्पना किए थे। लेकिन समीकरण
समीकरण दो और 3 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू, यही प्रूफ करना था। यहीं से आपको 4 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर मिल जाता है बहुत ज़्यादा आसानी से। समझ में आया? इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसमें हम हर एक बात आपको बताएं जो आपके उपयोग में आने वाला है कि नहीं। आपको सहअभाज्य पूर्णांक नहीं पता था कि कैसे होता है। 5 p स्क्वायर तथा p स्क्वायर तथा 5 p को भी कैसे काटता है ये भी नहीं पता था। ये सब हमको बताएं, इसमें हमारा टाइम तो लगना निश्चित है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुम अपने मन से लिख दो। यहाँ पे हम लोग इसको 10 तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा इच्छा है, तुम अपने मन से कुछ लिख सकते हो। चलो, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन क्या होगा बाबू हमारा? कंप्लीट। तो सिद्ध कर दिए हम लोग कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसको चुटकी बजाइए, बन गया। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले बताएं थे कौची कि जो यहाँ दिया रहता है उसका विपरीत माना जाता है। तो विपरीत मानेंगे नहीं मानेंगे? एकदम मानना ही मानना है। अगर नहीं मानेंगे बबुआ तो दिक्कत है कि नहीं है? निश्चित है कि दिक्कत है। तो लिखेंगे कि हल। क्या लिखेंगे? हल। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है बाबू? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम परिमेय माने हैं तो परिमेय का अधिकार भी इसको देना पड़ेगा, है कि नहीं? परिमेय माने हैं तो परिमेय का अधिकार दो इसको। तो लिख देंगे 3 + 2 √5 है ना जी, 5 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ तक? नहीं तो तुम डायरेक्ट छोटा सा लिख सकते हो। p तथा q एक पूर्णांक संख्या है। या लिख सकते हो, जहाँ छोटा छोटा लिखते हैं कि जहाँ q ≠ 0, बस। लेकिन ये कब लिखना है छोटा सा? जब आपका इस तरह से दे रहेगा क्वेश्चन तब। अगर दे रहा है √5, √7, √11, तब आपको मानना पड़ेगा जहां p तथा q एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है जिसका HCF कितना आता है? 1 आता है। चलिए, तो अब हम लोग ध्यान समझते हैं। अब बाबू ध्यान समझिए, इसमें ना वर्क करना है ना कुछ करना है, इसमें ध्यान से समझना है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो जादू यहाँ एकदम तुरंत भर में जादू आ गया। जादू दिखाते हैं। देखो, तुम लोग डर रहा था जादू। देखो क्या कर सकते हैं। तो 2 √5 बराबर p/q, इधर प्लस में गया तो माइनस में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिख लेंगे कि √5 बराबर p/q -3/2। एनी प्रॉब्लम हियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो हम देख रहे हैं, हम अपने दोनों आँखों से देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसके बराबर में क्या है? परिमेय है। p/q
ऊपरे वाला क्या है, बराबर नहीं रह सकता है। कोई दिक्कत? बस ये प्रूफ हो गया। बस कल हम तुमसे बोले थे कि नहीं बोले थे कि √5, √7, √9 ये सब भारी होता है, लेकिन ये सब क्या होता है, चुटकी बजाओ बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण करना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा हम अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रमाण, अतः लिख लो, अतः 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 हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? छूट गया लगता है कि ना? अपरिमेय संख्या है। और दूसरे तरफ कितना है जी, P/Q - 3/5, सॉरी 2 है, 2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हम कह सकते हैं कि इसको छोटा करके कहेंगे, है कि नहीं है? और हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बाबू, कि परिमेय कह सकते हैं बाबू कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होना असंभव है। क्या है? असंभव है। हम कह सकते हैं बाबू कि अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या होना क्या है? असंभव है। असंभव है। क्या हम गलत लिखे हैं? क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय कभी भी नहीं होता है, ये दोनों आपस से बराबर नहीं है। तो यह हमारा कथन क्या है? बिल्कुल असंभव है। हम लोग इसको कभी भी क्या, इसको क्या कह सकते हैं? तो परिमेय नहीं कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको बनाने के लिए आ जाएगा तो क्या नहीं बना दोगे? एकदम हंसते हंसते बन जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बाबू 6 + √2 है, उठ के यहाँ पर आ गया है। देखो, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। 1/2 क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या है, ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय सिद्ध करना है। सिद्ध कर देंगे। तो लिखें कि हल माना कि 1/√2 एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? संख्या है। समझ में आया? तो चलिए, तो क्या लिखेंगे? परिमेय है तो 1/√2 बराबर P/Q, क्योंकि इसी रूप में तो रहता है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होता है। समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो Q में करेंगे 1 से गुना, कितना होगा? Q में 1 से, तो Q बराबर P में से कितना? तो P√2। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या करते हैं कि P को इधर भेज देते हैं। तो क्या करें? Q/P बराबर कितना? √2। देखिए,
ये पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है बाबू? पी बटा के रूप में है कि नहीं है? अरे ऊपर क्यू है नीचे पी है, तो क्यू की जगह कोई संख्या मान लो। तो जैसे हम मान लेते थे 6 और नीचे मान लेते 7, तो क्या पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है? लेकिन √2 है नहीं है, ये है अपरिमेय, ये है परिमेय। तो हम कह सकते हैं कि लिखें कि अतः हम जानते हैं कि Q तथा Q बटा P एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है बाबू? संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, एनी प्रॉब्लम? नो। चलो, तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो डैट कि परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी संभव नहीं है। परिमेय संख्या बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब कि असंभव है। क्या है ये? असंभव। बहुत बड़ा था, कुछ था इसमें, बस पहला भारी था। पहला भारी नहीं मतलब थोड़ा सा लॉन्ग था, विस्तार से था, है कि नहीं है? लेकिन कुछ नहीं, उसमें भी अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस, मतलब उसी की तरह भी है। तो इसको क्या करना है बाबू? इसको हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मालूम है? इसको प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे कि ठीक है भैया, लो मान लेते हैं कि तुम खुश रहो, हम नाराज रहते हैं, कि मान लेते हैं कि माना कि 7, क्या कहेंगे कि 7√5 एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर कहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? चलिए, अब क्या कहेंगे कि लिखेंगे कि 7√5 बराबर कितना? P बटा Q। ठीक है, ये कौन P है जी? P बटा Q, जहां क्या है बाबू? तो Q≠0, मतलब Q के बराबर 0 नहीं है। अब लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे? तो यहाँ करो, क्या यहाँ करो इसको, तो कितना हो सकता है बताइए? तो यहाँ 7, यहाँ Q लेके आओ पहले, तो कितना होगा? √5 बराबर कितना? P। कोई दिक्कत? ऐसे करने से तो कोई फायदा है नहीं, फायदा कर लेते हैं के बारे में। अभी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो P बटा Q के रूप में है, ये तभी प्रूफ कहाँ किए हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए बाबू, तो सबसे पहले समझिए, 7 को इधर लेके आ जाइए, तो देखिए तो कितना हो जाएगा? तो √5 बराबर P, तो यहाँ कितना होगा? तो P बटा 7Q। अब देखिए, ये हमारा कौची है? अपरिमेय, लेकिन ये क्या है? परिमेय है। ये अपरिमेय, ये परिमेय है। बस इतना ही तो करना था। लिख दीजिए कि अतः हम कह सकते हैं कि √7 है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है बाबू? संख्या है। और
और P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी संभव नहीं है। हम जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। अपरिमेय बराबर परिमेय संभव है कि नहीं है? नहीं है, संभव नहीं है, मतलब कि असंभव है। प्रूव हो गया? कोई दिक्कत? इसमें आपको 2 नंबर निश्चित है कि मिलना ही मिलना है। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी है? एकदम हल्का है, एकदम हल्का है। तो क्या लिखेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय। हमको प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो लिख लेते, ठीक है भैया, मान लेते हैं हम लोग। पहले लिखें कौची, हल। क्या लिख दिए? हल। फिर लिखें कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। खुद दिक्कत क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, तो 6 + रूट लिख लेंगे, 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ क्या Q not = 0। कोई दिक्कत? जहाँ Q not = 0। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं बताइए? करेंगे यही ना कि √2 है ना जी। तो लिखें कि √2 बराबर कितना हो सकता है? कितने? P/Q -6। प्रूफ हो गया? ये क्या हमारा है? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। तो लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय क्या है बाबू? संख्या है, ठीक है। जहाँ P/Q -6 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। चलिए बाबू, यहाँ से आप लोग का 2 नंबर एकदम या 4 नंबर निश्चित है। तो निश्चित है, एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि आपका 2 से 4 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट है। तो एक क्लास में आपको इतना नंबर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आप लोग को? है कि नहीं है जी? एक क्लास में 4 नंबर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? बच्चा के जान लेगा। सोचो, 365 क्लास में अगर एक नंबर डेली मिले तो फिर भी 365 नंबर, हम यहाँ 4 नंबर दे रहे हैं, तो अब क्या चाहिए? आए, मिलेगा, सब मिलेगा। आप लोग का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगला जो एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज 1.4, वो भी 1 शॉट NCERT सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास टुमारो।
बंद कर दो।